हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबके साथ फिर से एक नई वीडियो शेयर करने के लिए। आप लोगों को भी लगता है क्या कि इंग्लिश की जानना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? हाँ, थोड़े बहुत फ्रेजेस जान लेना और उसे बोलना डेली यूज में बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे, अगर आप इसकी ग्रामर में जाओगे, तो आपको भी लगता है कि ग्रामर बहुत मुश्किल है, इंग्लिश की ग्रामर सीखना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और हम आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले, बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज टेंस। हाँ, टेंस से स्टार्ट करने वाले। और अगर आपको लगता है कि टेंसेस जानना बहुत ही डिफिकल्ट है तो ये वीडियो, आई प्रॉमिस यू, ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को पानी की तरह क्लियर कर देगी। तो बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, टेंसेस समझने के लिए हमें पहले 3 चीजों का ध्यान रखना होगा, जिसमें से पहली बात है कि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जब हम इंग्लिश में कोई बात बोल रहे हैं या फिर हम इंग्लिश में कोई बात लिख रहे हैं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो गाइस, जब हम हिंदी में कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खाती हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी कि मैंने क्या किया, मैं, यानी कि मैं किसी काम को कर रही हूँ, यानी मैं कौन हो गई, सब्जेक्ट हो गई। और खाना क्या हो गया, मैं खाने को खाती हूँ, यानी खाना ऑब्जेक्ट है। और करने का काम, जब भी हम करने को किसी चीज से, किसी वर्ड से, किसी शब्द से डिनोट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्रिया। तो यहां पर क्रिया हो गई, खाती हूं क्रिया है। तो मैंने खाती हूं को बाद में लिखा है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है और सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया है। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ठीक इसी तरह से हम हमेशा सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बना रहे होते हो, कोई सेंटेंस बोल रहे होते हो या फिर लिख रहे होते हो, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वहां पर ठीक ऐसा नहीं होता जैसा कि हिंदी में होता है। आप जब इंग्लिश में सेंटेंस बना रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है कि सब्जेक्ट तो सबसे पहले रहता है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद आपका वर्ब आ जाता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हो। और अक्सर इस बात की मिस्टेक्स वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं जो अभी नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर जिनको इंग्लिश की नॉलेज बहुत थोड़ी है। वो क्या करते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के चक्कर में हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और उसके बाद हमारा जो वर्ब है उसको यूज करते हैं। तो जैसे अगर वो बोलेंगे, अगर इसी सेंटेंस को कि मैं खाना खाती हूं, तो वो किस तरह से बोलेंगे अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कई बार हमसे ये गलतियां होती है कि हम क्या कर देते हैं, हम लिखते हैं आई फूड ईट, ठीक है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। आई फूड ईट नहीं होगा, आई ईट फूड होगा। वर्ब पहले आएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले, और उसके बाद वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, हमेशा ही जब भी आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे होगे। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की थी। और दूसरी बात हम जो करेंगे वो होगी पर्सन की, कि जब भी आप हिंदी में बोलो या आप इंग्लिश में बात करो, 3 तरह के पर्सन होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी वो जो किसी के बारे में या किसी से बात कर रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई या वी, ये हमारा क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। और दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी जिससे बात की जा रही है, जिससे बात हो रही है, जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो सेकंड पर्सन हो जाता है, यानी यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन के बारे में आप बात करोगे तो या तो आप उसका नाम ले लोगे या फिर आप उसके नाम के प्लेस पे प्रोनाउन यूज करोगे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दे। ये सारी चीजें जब आप यूज करोगे तो वो सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। तो नाम भी हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, ठीक है, ही, शी, दे, दिस, इट, दैट, ये सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो ये चीजें, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट जो हमें समझना है वो तीसरी बात जो है, वो तीसरी बात है कि हमें समझना है कि वर्ब के भी 3 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब भी 3 तरह के फॉर्म्स में यूज होता है, यानी क्रिया जो है वो भी 3 तरह के फॉर्म्स पे यूज होती है। पहला जो होता है वो बेस फॉर्म होता है,
सबसे पहली बात जो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म हम उसे बोल देते हैं, और दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। इन तीन फॉर्म्स में हम वर्ब को यूज करते हैं। तो अगर पहले फॉर्म की यानी बेस फॉर्म की बात करें तो मान लो अगर जाना का मैं वर्ब यूज करना चाहती हूं तो जाना का बेस फॉर्म हो जाएगा गो, पास्ट फॉर्म हो जाएगा वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा गॉन। तो इस तरह से वर्ब की हमेशा ही तीन फॉर्म्स यूज होगी। खाना की अगर मैं बात करूं तो खाने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट, पास्ट फॉर्म हो जाएगा एट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा ईटन। तो इस तरह से हम वर्ब को यूज करते हैं। तो ये तीन बातें समझने के बाद अब हम प्रोसीड करेंगे टेंसेस की तरफ। तो गाइस टेंसेस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं बेसिकली। वो कौन से तीन तरह के होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है पास्ट फॉर्म, फिर होता है प्रेजेंट टेंस, और फिर आता है फ्यूचर टेंस। तो जो पास्ट टेंस होता है इसी को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल। अब ये जो टेंसेस है इनका लिटरल मीनिंग ही होता है काल या समय। जब भी हम समय की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे टेंसेस का यूज होता है, और टेंसेस के तीन पार्ट्स होते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और फिर अगर हम आगे देखें तो पास्ट फॉर्म अकेला ही चार तरह का होता है। यानी कौन कौन सा? पहला होता है इंडेफिनिट, फिर होता है कंटिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, और फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार तरह के टेंसेस होते हैं पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस की ही चार सब कैटेगरीज होती है, और इसी तरह प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी चार चार कैटेगरीज होती है, और नाम भी बिल्कुल सेम होते हैं। यानी प्रेजेंट के केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के केस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमें इन टोटल चार और चार यानी कि 12 टोटल टेंसेस पढ़ने हैं, और ये 12 की 12 टेंसेस आपको बताएंगे कि कब कौन सा टेंस लगाना है। इसका मतलब कि काम के होने के समय से हमें पता चल जाता है कि हमें कब कौन सा टेंस लगाना है सेंटेंस में। तो हम अगर पहले टेंस से स्टार्ट करें यानी पास्ट टेंस के फर्स्ट वाले सब पार्ट से यानी पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट, या जिसको कि हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? तो गाइस जब हम हिंदी में कोई सेंटेंस सुन रहे होते हैं ना तो उसे हमें देखना होता है कि क्या उस सेंटेंस का एंड इस तरह से हो रहा है, ता था, ती थी, ते थे, ऐसे शब्दों के साथ, या फिर कुछ इस तरह का साउंड आ रहा है। इस तरह के साउंड्स के साथ में अगर कोई सेंटेंस एंड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या तो फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमें समझना आ गया। अब गाइस अगर आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि सेंटेंस भी तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस जो पूरी तरह से स्टेटमेंट होता है, जिसमें कहीं ना, नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता और साथ ही कहीं कोई प्रश्न नहीं किया जाता, तो उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें कि ना, नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब जिस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हर एक टेंस में हम देखते हैं कि तीन तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले एफर्मेटिव वाले से स्टार्ट करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जब आपको बनाने हैं तो उसका रूल क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट के केस में अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट।
इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे एक बात मुझे बहुत ध्यान रखने वाली है कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है और एक थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो सेकंड फॉर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होती है और कहीं भी यूज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही इस सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और वो भी कहां पर, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो अगर मैं यहां से एग्जांपल्स लेके कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करूं, तो जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूं कि उसने कहानी पढ़ी, उसने कहानी पढ़ी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ई जैसे साउंड के साथ में ये सेंटेंस एंड हो रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अब आपको इसको अगर ट्रांसलेट करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसने कहानी पढ़ी, उसने कोई भी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है। तो मैं एक बार के लिए मान ले रही हूं कि यहाँ पर वो लड़का है, तो ही, उसने कहानी पढ़ी। ही, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और मुझे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है लेकिन उसे हम रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है लेकिन उसे हम रेड पढ़ते हैं। तो रीड, रेड, रेड। तो ही रेड अ स्टोरी, ही रेड अ स्टोरी, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस का ट्रांसलेशन। उसने कहानी पढ़ी, ही रेड अ स्टोरी। वैसे ही अगर मैं लिखूं कि उसने होमवर्क किया, उसने होमवर्क किया, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूं, मैं लिखूंगी शी। यहां पे मैंने सोच लिया कि वो कोई लड़की है जिसने होमवर्क किया, तो शी डिड। किया की इंग्लिश होती है डू, और डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है डन। तो यहां पे हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, डिड यूज किया है। शी डिड हर होमवर्क, शी डिड हर होमवर्क। इसी तरह अगर आप कुछ और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, जैसे अगर मैं बोलूं कि वह गाना गाती थी, वह गाना गाती थी। अगर मैंने लिखा वह गाना गाती थी, तो मैं उसे कैसे बना सकती हूं, मैं उसे लिख सकती हूँ कि शी। अब गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। सिंग का पास्ट फॉर्म होता है सैंग, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है संग। तो यहां पे सैंग लग जाएगा, शी सैंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। वे खेलते थे, वे मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, दे यूज कर लेंगे। वे खेलते थे, तो क्या हो जाएगा, दे प्लेड। प्ले का पास्ट फॉर्म प्लेड, दे प्लेड। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो इन केस ऑफ सिंपल पास्ट एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव कैसे बनाओगे आप, अगर यही मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बनाना है तो यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा रूल में। आप यहां पे सब्जेक्ट लगाते हो, दैट इज फाइन। उसके बाद आप यहां पर डिड का यूज करोगे। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, डिड का यूज करोगे। उसके बाद आप नॉट का यूज करोगे, क्या, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नॉट तो आना ही है, तो डिड नॉट। और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यहाँ पे बेस फॉर्म लगाएंगे, फिर से सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया है, कोई आपकी हेल्प करने के लिए आ चुका है, क्रिया की हेल्प करने के लिए कोई आ चुका है, तो अब हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा रहे। तो डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। तो अगर मैं बोलूं कि उसने कहानी नहीं पढ़ी, उसने कहानी नहीं पढ़ी, तो मैं उसे कैसे बना सकती हूं कि ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। और उसके बाद मैं यहाँ पे रीड ही पढ़ूंगी, रेड नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो मैं यहाँ पे ही डिड नॉट रीड अ स्टोरी, ही डिड नॉट रीड अ स्टोरी। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो शी डिड नॉट
शी डिड नॉट डू हर होमवर्क, ठीक है। उसी तरह अगर वो गाना नहीं गाती थी तो शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसी तरह वो लोग नहीं खेलते थे तो दे डिड नॉट प्ले। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब बात करूं अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहां पर आपका जो यहां पे मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में जो डिड लगाया था वो डिड यहां पे सबसे पहले आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। तो जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो रूल आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप डिड लगाओगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे और फिर एक क्वेश्चन मार्क पुट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये इस तरह से बनेगा। यानी अगर मैं बोलूं कि क्या उसने कहानी पढ़ी तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डिड ही रीड अ स्टोरी, डिड ही रीड अ स्टोरी। उसी तरह अगर मैं बोलना चाहूं कि क्या उसने होमवर्क किया तो डिड शी डू हर होमवर्क। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। क्या वो गाना गाती थी, डिड शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वो लोग खेलते थे तो डिड दे प्ले। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। और अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि ये हमने सिंपल पास्ट टेंस कर लिया और इसी तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसकी बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी हम सबसे पहले कौन सी वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या हो जाएगा यहां पर, उससे भी पहले अगर मैं बात करूं आइडेंटिफाई करने की, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किस तरह करोगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप लगा सकते हो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। इस तरह के वर्ड्स के साथ में अगर सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अफर्मेटिव में उसका रूल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना सा एकदम सिंपल सा रूल है और इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो आप इसे किस तरह से बनाओगे, तो अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल्स को ही लेकर के बात करूं, अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल्स की ही बात करूं तो ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में मैंने क्या लिया था कि उसने कहानी पढ़ी। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि वह कहानी पढ़ता है, वह कहानी पढ़ता है, तो मैं क्या लिख सकती हूं कि ही रीड अ स्टोरी, रीड अ स्टोरी। इस तरह के सेंटेंसेस से आप अपनी आदतों के बारे में बता सकते हो कि मैं ये काम करती हूं या मैं ये काम करता हूं। तो ये क्या हो गया, आपकी हैबिट्स के बारे में बताता है और तब आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, यानी तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाकर अपनी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। तो वह कहानी पढ़ता है, ही रीड अ स्टोरी, वह गाना गाती है तो शी सिंग अ सॉन्ग, वो लोग खेलते हैं तो आप लिख सकते हो दे प्ले। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव अगर आपको बनाना है, यानी ना, नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो फिर आपके लिए रूल्स थोड़ा सा बदल जाएगा। यानी आप सब्जेक्ट तो लगाओगे, दैट इज ओके, उसके बाद आप डू या डज का यूज करोगे। डू या डज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो डू या डज का यूज करोगे और फिर नॉट लगाओगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और फिर आएगी ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप अगर सेंटेंसेस फॉर्म करते हो तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। तो आपको यहाँ पर क्या चीज का ध्यान रखना है कि कब आप डू लगाओगे और कब आप डज लगाओगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज आ जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर
और अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस की भी बात करो ना, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी क्या हो गया कि आपको यहाँ पे एस या ईएस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वर्ब के बाद में एस या ईएस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको उसके लिए क्या करना होता है, यहां पर एस या ईएस लगाना पड़ता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, कैसे पता करोगे कि कब एस या ईएस लगेगा वर्ब के साथ में और कब नहीं लगेगा? तो हमेशा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात आएगी, जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तब आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा। यानी हमेशा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में एस या ईएस लगता है, इसके अलावा और कहीं नहीं लगता। थर्ड पर्सन आपको पता है कि कौन होते हैं, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन। और सिंगुलर नंबर की जब हम बात करते हैं तो यानी वो एक वचन होने चाहिए, यानी वो किसी एक के बारे में जब आप बात कर रहे होते हो तो वो सिंगुलर नंबर हो जाता है। तो जब भी आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन है, तो फिर आप एस या ईएस लगाओगे वर्ब के साथ में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आप वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हो तो ऐसे ही सेंटेंसेस को जब आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो वहां पर डज का यूज करते हो। यानी डज का यूज भी कब करना है, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहे होते हो। जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहे होते हो तभी आप वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हो, और तभी आप नेगेटिव सेंटेंसेस में डज लगाते हो। और जब आपने एक बार डज लगा लिया ना, तो उसके बाद आप वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगाओगे। जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम देखें कि वह कहानी पढ़ता है, तो आप लिखोगे कि वह कहानी नहीं पढ़ता है। अगर आपका सेंटेंस इस तरह से होता कि वह कहानी नहीं पढ़ता है, वह कहानी नहीं पढ़ता है, तो आप क्या लगाओगे, आप लिखोगे ही, और उसके बाद आप लगाओगे डज नॉट, ही डज नॉट रीड अ स्टोरी। क्यों मैंने डज लगाया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, थर्ड पर्सन है ही और वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए मैंने डज लगाया। और क्योंकि मैंने एक बार डज लगा दिया है तो उसके साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगाऊंगी। सिंपल सी बात है कि आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ में ईएस आ गया है, इसीलिए आप मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाना अब जरूरी नहीं समझते हो। तो ही डज नॉट रीड अ स्टोरी। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि वह गाना नहीं गाती है, तो क्या करेंगे कि शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। She does not sing a song. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वे लोग नहीं खेलते हैं, तो फिर मैं क्या लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी they do not play। मैं यहाँ पे डज नॉट नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर की बात हो रही है, तो they do not play। ऐसे ही अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं खाना नहीं खाती हूं, तो I do not eat food। क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात है तो एस या ईएस तो वैसे भी नहीं लगता है, तो डज नहीं आएगा। ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने डज नॉट और डू नॉट ये सारी चीजें लगाई है, आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आप स्पोकन इंग्लिश में जब आप बोल रहे हो तब तो आप कॉन्ट्रैक्शन ही यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप डू नॉट के लिए कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो डोंट, और आप डज नॉट के लिए कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो डजंट। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शंस के साथ भी इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोल के बताऊं आपको, तो वह कहानी नहीं पढ़ता, ही डजंट रीड अ स्टोरी। वो लोग नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यही चीजें आ जाए तो इसके रूल क्या हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाना है। यानी आपका हेल्पिंग वर्ब इस केस में क्या था, डू या डज। तो डू या डज को आप पहले ले आओगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट की बात करोगे और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट की बात करोगे और उसके बाद आप एक क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को एंड करोगे। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हो। तो अगर मैं बोलूं कि क्या उसने कहानी पढ़ी, क्या वो कहानी पढ़ता है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि डज वी रीड अ स्टोरी।
और क्या वो गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो लोग खेलते हैं, डू दे प्ले। इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, डू दे प्ले हो गया। और अब हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट, या जिसे हम कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसके रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं। अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, और अब मैं सिर्फ आपको एफर्मेटिव बताने के बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल्स ही बताऊंगी, आप समझ जाओगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने में। तो एफर्मेटिव के केस में क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो एफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के केस में। तो अगर मैं बोलूं कि वह कहानी पढ़ेगा, वह कहानी पढ़ेगा, इस सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका होता है कि इसके जो सेंटेंसेस कैसे वर्ड से एंड होते हैं। तो इसकी सेंटेंसेस एंड होते हैं गा, गी, गे, ऐसे शब्दों के साथ एंड होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि वह कहानी पढ़ेगा, वह कहानी पढ़ेगा, तो इसको मैं कैसे बोल सकती हूं कि ही विल रीड अ स्टोरी। ही विल रीड अ स्टोरी। इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वह गाना गाएगी, तो शी विल सिंग अ सॉन्ग। वे लोग खेलेंगे, दे विल प्ले। अब यहां पे मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन यहां पे एक और बात जो आ जाती है वो शैल और विल वाली हो जाती है। कब शैल लगेगा और कब विल लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शैल कब लगेगा, तो जनरली शैल हमेशा आई और वी और यू के साथ लगता था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब थोड़ा सा आपको इंग्लिश इजी हो गई है। पहले इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था, और फॉर्मल इंग्लिश में तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां पे शैल लगाते थे वहां भी अब आप आराम से विल लगा सकते हो, और आपके सेंटेंस फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी विल आप बाकी चीजों के साथ तो लगाते ही हो, दे, ही, शी, इस सब के साथ में तो विल लगाते ही हो, और इन जो आई भी है इनके साथ भी आप क्या कर सकते हो, शैल की जगह पे विल लगाओगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और अच्छे से लिखो, तो आप आई और बी के साथ में जब आप लिख रहे हो ना, तब आप शैल ही यूज करो, इट्स बेटर आई गेस। सो दैट्स हाउ यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस की, अगर मैं बात करूं कि आप नेगेटिव में कैसे सेंटेंसेस बनाओगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ना, नहीं जैसे शब्दों का यूज हो जाता है। तो इसके लिए आपका जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि आप सब्जेक्ट उसके बाद शैल और विल लगाओगे, और फिर आप नॉट लगाओगे, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव में आप इस तरह से यूज करोगे। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि वह कहानी नहीं पढ़ेगा, तो ही विल नॉट रीड अ स्टोरी। वह गाना नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। वो लोग नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले। अब अगर बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप किस तरह से फ्रेम करते हो, तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, तो आप प्रश्न आते ही आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले लेकर के आ जाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आप एक क्वेश्चन मार्क पुट करके इस सेंटेंस को एंड कर दोगे। तो शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूं क्या वो लोग खेलेंगे, विल दे प्ले, ठीक है। क्या वो गाना गाएगी, विल शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वो कहानी पढ़ेगा, विल ही रीड अ स्टोरी। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। और अगर मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करूं,
इसी तरह से एक और तरीके का सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ऊपर वाले सभी केसेस में भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसी तरह से फ्रेम होगा। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो वो किस तरह से फ्रेम होता है, उसमें आप क्या करते हो, शैल और विल को सबसे पहले जैसे आप लाते थे वैसे ही लाओगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म फ्रेम कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं क्या वह कहानी नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट रीड अ स्टोरी, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस, इंडेफिनिट टेंसेस सभी के केस में खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। इस टेंस में अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यहां पर रूल क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि कैसे आप कहां पर पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज होगा। तो उसके लिए रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वर्ड्स के साथ में अगर आपका सेंटेंस एंड होता है तो वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। और एफर्मेटिव में उसको बनाने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस यहां पर वॉज या वेयर का यूज होता है, वॉज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि वॉज या वेयर का यूज आप कब करोगे, तो वॉज या वेयर का यूज आप करते हो जब वॉज का यूज आप करते हो जितने भी सिंगुलर नंबर्स हैं उनके साथ में आप वॉज का यूज करते हो। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ में आप वॉज का यूज करते हो, जैसे ही वॉज, आई वॉज, इस तरह से आप यूज करते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात और है, एक्सेप्शन ये है कि यू जो होता है, यू प्लूरल भी हो सकता है, यू सिंगुलर भी हो सकता है। अगर आप सिंगुलर के लिए भी यू का यूज कर रहे हो तो लेकिन फिर भी उसके साथ में आप उसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो प्लूरल की तरह ही होती है और इसीलिए आप उसके साथ में हमेशा वेयर ही लगाओगे, वॉज नहीं लगाओगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि एक्सेप्शन क्या है, यू। और यू अगर आप सिंगुलर की तरह भी यूज कर रहे हो तब भी आपको क्या करना है, उसके साथ में यू के साथ में वर ही आता है, वेयर ही आता है और वॉज नहीं आता है। वेयर का यूज बाकी सारे प्लूरल्स के साथ में होता है, प्लूरल नंबर जितने होते हैं उनके साथ में आप वेयर लगाते हो। तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल्स को भी अगर मैं कंटिन्यूअस में बदलने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि वह कहानी पढ़ रहा था। वह कहानी पढ़ रहा था और इसको जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी तो ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी। रीड वर्ब है और उसके साथ में आईएनजी लग गया तो ये रीडिंग बन गया, ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी। और उसी तरह अगर मैं बोलूं कि वह गाना गा रही थी तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैं बोलूं वो लोग खेल रहे थे तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि दे वर प्लेइंग। इस तरह से आपके सेंटेंसेस फ्रेम होंगे अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हो तो। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं ना, नहीं, इन सारे शब्दों के साथ जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेम करते हो तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और उसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह की सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे वह कहानी नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग अ स्टोरी।
वे लोग नहीं खेल रहे थे, they were not playing, ठीक है, वह गाना नहीं गा रही थी, she was not singing a song। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, इंट्रोगेटिव में जैसा कि आपको पता ही है, बहुत बार मैंने बोल दिया अभी तक कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको आप सेंटेंस के सबसे पहले यानी सबसे बिगिनिंग में आप हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाओगे। तो वॉज या वेयर आप पहले लेके आ जाओगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट की बात करोगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर आईएनजी लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे और सबसे लास्ट में आप एक क्वेश्चन मार्क पुट करके सेंटेंस को एंड करोगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे क्या वह कहानी पढ़ रहा था, तो वॉज ही रीडिंग अ स्टोरी, क्या वे लोग खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग, इस तरह के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी इसी तरह से बनता है, बस वहां पर क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद में जब आप नॉट लगा दोगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सेम रूल है, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग गया तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो इन केस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। क्या हो जाता है कि सेंटेंस जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ऐसे वर्ड्स के साथ में एंड होता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल देते हैं। अब अगर इसमें भी फिर हम पहले टाइप के सेंटेंस की बात करें यानी एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या हो जाएगा, तो यहां पर रूल हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे बोलना है कि वह कहानी पढ़ रहा है, वह कहानी पढ़ रहा है, तो मैं उसे कैसे बोल सकती हूं कि मैं बोलूंगी ही इज रीडिंग अ स्टोरी। वैसे तो आपको मेरी पिछली वीडियोस में पता होगा कि इज एम और आर का कहां कहां यूज होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूं, इज का यूज सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ में होता है। चाहे वो किसी का नाम हो या फिर कोई प्रोनाउन हो, तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में इज का यूज करते हो। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में होता है और सारे ही प्लूरल्स के साथ में, सारे प्लूरल नंबर इंक्लूडिंग यू, यू का मैंने पहले ही आपको बताया कि यू एक एक्सेप्शन है, जो अगर सिंगुलर की तरह भी यूज हो रहा है फिर भी उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, प्लूरल की तरह ही होगा। तो प्लूरल नंबर के साथ में आर लगता है, जिसमें यू के साथ भी आर ही लगता है। तो वह कहानी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ स्टोरी, वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है, मैं खाना खा रही हूं, आई एम ईटिंग फूड। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो जिसको कि बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में बस क्या होगा, नॉट लग जाएगा और कुछ नया नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल हो गए। तो अगर मैं बोलूं कि वह गाना नहीं गा रही है तो शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह कहानी नहीं पढ़ रहा है, शी इज नॉट ही इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी, मैं खाना नहीं खा रही हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड, और दो लोग नहीं खेल रहे, दे आर नॉट प्लेइंग। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाए तो वो क्या हो गए, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा मैंने बार बार बोला है आपको, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस को एंड कर देंगे। तो हम कैसे बोलेंगे कि क्या वह गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह कहानी पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ स्टोरी, क्या वे लोग खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, क्या मैं खाना खा रही हूं, एम आई ईटिंग फूड।
इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो वो भी सेम ही है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। अगर आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हो तो आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जब भी आपका सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, इस तरह के वर्ड्स के साथ में आपका सेंटेंस एंड होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल देते हैं। अब इस तरह के सेंटेंसेस का यूज तब होता है जब आप किसी तरह की प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो मतलब पहले से एस्टिमेट कर रहे होते हो, तब तो मैं ये कर रही होंगी या तब तो वो कर रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बनाते हो तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि वह कहानी पढ़ रहा होगा। अगर मैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल्स क्या हो जाएंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के केस में सब्जेक्ट शैल या विल और उसके बाद आप लगाओगे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम करोगे। तो ये आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे वह कहानी पढ़ रहा होगा, अगर इसे आपको ट्रांसलेट करना है, वह कहानी पढ़ रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, ही विल बी रीडिंग अ स्टोरी। ही विल बी रीडिंग अ स्टोरी। वह गाना गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, और वो लोग खेल रहे होंगे तो दे विल बी प्लेइंग। इस तरह के सेंटेंसेस आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस की हेल्प से, एफर्मेटिव टेंस की, एफर्मेटिव के रूल के हेल्प से बना सकते हो। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव में आपका सारे रूल्स ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हो तो आप किस तरह से, वह कहानी नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग अ स्टोरी। वह गाना नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वे लोग नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। इस तरह के सेंटेंसेस आप नेगेटिव के रूल के हेल्प से बना सकते हो। फिर आप आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, शैल या विल पहले लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क के साथ में सेंटेंस एंड हो जाएगा। तो क्या वह कहानी पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग अ स्टोरी। क्या वह गाना गा रही होगी, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वे लोग खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग। इस तरह के सेंटेंसेस आप इंट्रोगेटिव की हेल्प से बना सकते हो। अगेन इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात होगी तो फिर नॉट लग जाएगा और कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गए आपके
प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट के ग्रुप वाले, यानी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। इस तरह के सेंटेंसेस का एंड होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे वर्ड्स के साथ में अगर सेंटेंसेस का एंड होता है तो उसे हम बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर ऐसा बोला है कि कर लिया था, कर ली थी, या कर लिए थे, इस तरह के साउंड्स के साथ में भी अगर आपका सेंटेंस एंड हो रहा है तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। पास्ट परफेक्ट टेंस कई बार सिंपल पास्ट टेंस के साथ में कंफ्यूज हो जाता है, और इसीलिए हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो तो वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ में कंफ्यूज ना हो। जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज स्पेसिफिक केसेस में होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि जब तक आप निकले थे, जब आप घर से निकले थे उस टाइम तक मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो यहां पर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकती हूं। यहां पर मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस नहीं यूज करना है, यहां मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो यहां पे जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वह कहानी पढ़ चुका था, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर मैं बोलूं कि वह कहानी पढ़ चुका था, उससे भी पहले अगर मैं एफर्मेटिव के रूल्स ही आपको बता दूं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो तो उसके लिए रूल्स हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोलूं कि वह कहानी पढ़ चुका था, वह कहानी पढ़ चुका था, तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ही हैड और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है तो ही हैड रेड अ स्टोरी। वह कहानी पढ़ चुका था, ही हैड रेड अ स्टोरी। उसी तरह वह गाना गा चुकी थी, शी हैड संग अ सॉन्ग, शी हैड संग अ सॉन्ग। वे लोग खेल चुके थे तो दे हैड प्लेड। नेगेटिव की अगर बात करें तो यहां पे आपको क्या करना होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद में नॉट लगा देना होता है। बस इतना सा ही काम आपको करना होता है। तो अगर वह कहानी नहीं पढ़ चुका था तो ही हैड नॉट रेड अ स्टोरी, वह गाना नहीं गा चुकी थी, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, वे लोग नहीं खेल चुके थे, दे हैड नॉट प्लेड। इस तरह के सेंटेंसेस आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बना सकते हो नेगेटिव के रूल के साथ। अब आप बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हैड पहले आ जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही पहले आ जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आप क्वेश्चन मार्क पुट कर दोगे और ये सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या वह कहानी पढ़ चुका था? तो हैड ही रेड अ स्टोरी। क्या वह गाना गा चुकी थी? हैड शी संग अ सॉन्ग। ठीक है, और इसी तरह क्या वे लोग खेल चुके थे? तो हैड दे प्लेड। इस तरह की सेंटेंसेस आप यहां से इंट्रोगेटिव में फ्रेम कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, इस तरह के वर्ड्स के साथ में एंड होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बहुत बार पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के साथ में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि किसी काम को कर लिए हो आप पास्ट में तो आप उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस लगाते हो।
तो यहां पर कब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, तो अगर आपने कुछ ही घंटों पहले अगर किसी काम को कर लिया है तो वो उसके लिए आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन फूड। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, एफर्मेटिव के लिए रूल क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव के केस में आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का यूज करते हैं हम यहां पे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड था, वैसे यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा। अब बात आती है कि हैज और हैव का यूज कब और कहां करना है, यानी कब हैज लगेगा और कब हैव लगेगा। तो हैज का यूज हमेशा ही सिंगुलर नंबर्स के साथ में यूज होता है, और वो भी किसके साथ में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में आप हैज लगाते हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में आप हैज लगाते हो, और बाकी सभी के साथ आप हैव लगाते हो। यानी इसमें आपका आई, यू, वी, दे, ये सारे के सारे ही के साथ आप क्या लगाते हो, हैव लगाते हो। इन सभी के साथ आप हैव लगाते हो। तो अगर मैं किसी सेंटेंस की बात करूं, यानी पहला सेंटेंस अगर मैं फ्रेम करूं कि वह कहानी पढ़ चुका है, वह कहानी पढ़ चुका है, तो ही हैज read a story। ठीक है, आप अंग्रेजी सीख चुके हो, आप अंग्रेजी सीख चुके हो या सीख चुके हैं, तो क्या यू हैव लर्न्ड इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो एफर्मेटिव के केस में। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव के केस में रूल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे, यानी उसमें नॉट लग जाएगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है सेंटेंस में, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस में कि वह कहानी नहीं पढ़ चुका है, तो ही हैज नॉट रेड अ स्टोरी, आप अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं, तो यू हैव नॉट लर्न्ड इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। और बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव में आप क्या करोगे कि हैज या हैव को सबसे पहले लेकर के आ जाओगे, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में आप सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क पुट कर दोगे, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो अगर मैं बोलूं कि क्या वो कहानी पढ़ चुका है, तो हैज ही रेड द स्टोरी। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि क्या आप अंग्रेजी सीख चुके हो, हैव यू लर्न्ड इंग्लिश, इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब आपके सेंटेंसेस इस तरह के वर्ड्स के साथ में एंड हो रहे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, तो फिर वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, यानी वो हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा लगते हैं फ्यूचर के टेंस के केस में, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव, और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है रूल एफर्मेटिव सेंटेंसेस के केस में। यानी अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा चुकी होंगी,
ठीक है, मैंने अगर ये सेंटेंस बनाया कि मैं पढ़ा चुकी हूंगी, मैं पढ़ा चुकी हूंगी, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूं कि आई विल हैव टॉट, आई विल हैव टॉट, ठीक है। वह टीवी देख चुकी होगी, तो शी विल हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है। वे लोग खेल चुके होंगे, तो दे विल हैव प्लेड, इस तरह के सेंटेंसेस आप एफर्मेटिव के केस में यहां पर बना सकते हो। अब यहां पे मैंने हैज नहीं लगाया क्योंकि यहां पे हर बार ही विल और शैल के बाद हैव ही यूज होगा, हैज नहीं यूज होगा, इसलिए मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ हैव की बात की है, हैज की बात की ही नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करोगे। तो नेगेटिव में बस एक नॉट आ जाएगा और कुछ भी नया आपको नहीं करना, बस एक नॉट आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर आपके रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि वो लोग नहीं खेल चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव प्लेड, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं चुकी होंगी, तो आई विल नॉट हैव टॉट, या आई शैल नॉट हैव टॉट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो नेगेटिव के केस में। अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव की, तो विल या शैल और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे इंट्रोगेटिव के केस में, और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क भी पुट करोगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर मुझे बनाना है, क्या वे लोग खेल चुके होंगे, तो विल दे हैव प्लेड, ठीक है। क्या वह टीवी देख चुकी होगी, तो विल शी हैव वॉच्ड टीवी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब बात करते हैं हम, जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ टेंस है, यानी पास्ट के केस में वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे बोल सकते हो, बात एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के टेंसेस का यूज कब होता है, कि जब कोई सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वर्ड्स के साथ में एंड होता है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलोगे। अब आप पूछोगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में फिर क्या डिफरेंस हुआ, तो यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम की भी साथ में बात होती है, एक डेफिनेट पीरियड होता है यहाँ पे। तो जब भी समय के साथ ऐसी बात कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आप 1 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे हो, इस तरह के सेंटेंस, या मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, आप 1 घंटे से पढ़ रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस जब यूज हो रहे हैं, यानी मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 घंटे से पढ़ा रही थी, यानी 2 घंटे टाइम का यूज हुआ है। तो जब भी समय के साथ यूज होता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो यहां पे रूल क्या हो जाते हैं, तो अगर मैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, तो एफर्मेटिव के केस में आपको सब्जेक्ट और उसके बाद आपको हैड यूज करना होता है, फिर आप लगाते हो बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आप सिंस या फॉर का यूज करते हो,
कहां सिंस और कहां फॉर का यूज करना है ये भी हम समझेंगे, और फिर आप टाइम लगाते हो जिस टाइम की बात हो रही होती है। इस तरह से आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हो। अब इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कब और कहां होता है, सिंस का यूज कहां होता है, फॉर का यूज कहां होता है। देखो, जब भी कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही होती है ना, जब भी कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो वहां पर आप सिंस लगा देते हो। और जब फॉर की बात होती है, जब कोई वेग सा ड्यूरेशन ही सिर्फ आपको बताया होता है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो आप वहां पर फॉर का यूज करते हो। तो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि अगर आप किसी वीक के किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हो तो आप सिंस लगाओगे, आप किसी दिन के पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो आप सिंस लगाओगे, और ड्यूरेशन यानी आप 2 घंटे, 2 साल, 3 साल इस तरह की बात कर रहे हो तो आप फॉर लगाओगे। सिंस आप तब भी लगाते हो जब आप एक किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात कर रहे हो, तो जैसे 1993, 1970 इस तरह की अगर आप ईयर्स की यूज करो, इस तरह के टाइम यूज करो तो फिर आपको सिंस लगाना होता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि वह 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, तो मैंने यहां पर बोला कि वह 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, इसका मतलब हो गया कि मैं ये कहना चाहती हूं कि यहां पर शी हैड बीन वेटिंग, शी हैड बीन वेटिंग फॉर लगाया मैंने क्योंकि 2 घंटे से किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं की गई है बल्कि एक ड्यूरेशन की बात की गई है, वह 2 घंटे से, तो शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप यहां पर ट्रांसलेट करते हो। वहीं अगर मैं बोल रही होती कि वह 3 बजे से सो रहा था, 3 बजे से सो रहा था, तो मैं क्या बोलूंगी कि ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। He had been sleeping since 3 o'clock। इस तरह से मैं बोलूंगी। क्यों ऐसे मैं बोल रही हूं? क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम का यूज किया है, इसलिए मैं यहां पर 3 o'clock बोल रही हूं, तो उसके साथ में मुझे सिंस लगाना होगा। तो इस तरह से सिंस और फॉर का यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम प्रोसीड करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव में आपका रूल थोड़ा सा चेंज होगा। फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे नेगेटिव के केस में। तो अगर मैं बोलूंगा 3 बजे से नहीं सो रहा था तो ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव में आपका जो हैड है वो सबसे पहले आ जाएगा, बताने की भी जरूरत नहीं है, अब तो इतनी बार हो चुका है। क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह 3 बजे से सो रहा था? हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या करते हो? रहा है, रही है, रही है, ऐसे वर्ड्स के साथ में अगर आपका सेंटेंस एंड हो रहा है, रही हूं, रहा हूं, इस तरह के वर्ड्स के साथ में अगर आपका सेंटेंस एंड हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रोवाइडेड वहां पर समय भी है। अगर समय नहीं है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर समय है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो अगर एफर्मेटिव की बात फिर से करें तो एफर्मेटिव के केस में यहां पर रूल्स क्या हो जाएंगे? एफर्मेटिव सेंटेंसेस के केस में आपके रूल्स हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। आपको बताने की जरूरत नहीं है अब कि हैज और हैव कहां लगेगा, कहां हैज और कहां हैव लगेगा, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूं। हैज, हैव और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर आता है, और फिर आपकी जो टाइम मेंशन है वो टाइम आता है। तो यहां पर आप कैसे करोगे कि अगर मैं बोलूं
कि वह 3 साल से इस घर में रह रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शी हैज बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। शी हैज बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो इसे मैं कैसे बोल सकती हूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour। ठीक है ना, सिंस भी लगा सकते हैं जब आप कोई पर्टिकुलर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। ठीक है, तो तब आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। तो ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव के केस में रूल्स में कुछ नया नहीं है, बस नॉट यूज हो जाएगा तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। तो कैसे नॉट यूज होगा, तो सब्जेक्ट और उसके बाद हैज या हैव और फिर नॉट लगा दोगे आप, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद तो जैसे आप लगाते थे वैसे ही लगाओगे, बस यहां पर एक नॉट ही अलग से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सिंस, फॉर और फिर टाइम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव अगर है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही हूं, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 1 hour। और या फिर वह 3 साल से इस घर में नहीं रह रही है, तो शी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो नेगेटिव के केस में। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में आप क्या कर सकते हो कि आप इंट्रोगेटिव में बस ये जो हैज या हैव है इसे आप सबसे पहले लेकर के आ सकते हो। हैज हैव को सबसे पहले ले आओगे, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ये होती है इंट्रोगेटिव के लिए रूल। तो क्या वह 3 साल से इस घर में रह रही थी, हैज शी बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। केस पे क्या होता है कि यहां पे आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ऐसे वर्ड्स देखोगे आप सेंटेंस के एंड में तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रोवाइडेड वहां पर समय भी हो साथ में। अगर समय नहीं है तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है नॉर्मल सा, लेकिन अगर उसके साथ में समय भी है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपका रूल क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बात करती हूं अफर्मेटिव की केस में, फिर से एफर्मेटिव के केस में आपका रूल हो जाएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले लोगे, फिर आप विल शैल जैसे लेते थे वैसे ले लोगे, फिर आप हैव की बात करोगे, फिर बीन लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम। इस तरह से आप एफर्मेटिव के केस में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो अगर आप बात कर रहे हो किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अगर मैं बोलूं यही बात कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूंगी, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करूंगी, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूंगी।
और 2 hours। ठीक है, और इसी तरह मैं क्या बोल सकती हूं कि वह 3 साल से उस घर में रह रही होगी। तो मैं क्या बोल सकती हूं कि शी will have been living in that house for 3 years। है ना? या अगर मैं बोलना चाहूं कि आप सुबह से पढ़ रहे होंगे, studying since morning। You will have been studying since morning। इस तरह के सेंटेंसेस आप एफर्मेटिव के केस में फ्रेम कर सकते हो। और फिर हम नेगेटिव के केस में आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव के लिए आपके रूल्स में कुछ नया परिवर्तन नहीं आने वाला है, बस क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो नॉट कहां पे लगेगा, जहां आपने शैल या विल लगाया है उसके बाद में आपका नॉट लग जाएगा। तो एक बार फिर भी लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि वो आप सुबह से नहीं पढ़ रहे होगे तो यू विल नॉट हैव बीन, यहां पे मैं यहां पे हैव भूल चुकी हूं तो ये आप हैव लगा लेना। तो यू विल नॉट हैव बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। और फिर हम आते हैं इंट्रोगेटिव के केस में। तो इंट्रोगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव के केस में आपका शैल और विल सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर टाइम। ये आपके रूल होंगे नेगेटिव के केस, इंट्रोगेटिव के केस में। इंट्रोगेटिव के केस में आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, तो क्या आप सुबह से पढ़ रहे होगे, तो विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। तो दिस इज हाउ हमने अपना टेंसेस कंप्लीट कर लिया। तो गाइस देखा आपने कि टेंसेस को समझना कितना आसान है। आई होप अब आपके लिए टेंसेस मुश्किल नहीं रहेंगे, है ना। तो आप अब जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और मेरे वीडियोस के साथ में बने रहना है। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।